नमस्ते। सोचिए एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसने हिंदुस्तान पर 300 साल से भी ज्यादा राज किया और हमें ताजमहल जैसी एक ऐसी विरासत दी जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य की और 15 दृश्यों में उनकी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये मुगल थे कौन, कहाँ से आए थे और कैसे इन्होंने हिंदुस्तान की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इस विशाल साम्राज्य की नींव रखने से। एक ऐसी शुरुआत जो जाहिर है महत्वाकांक्षा और लड़ाइयों से भली हुई थी। और ये कहानी शुरू होती है इसके संस्थापक से। साल था 1526 और जगह थी पानीपत का मैदान। यहीं पर तैमूर और चंगेज खां का एक वंशज ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर दिल्ली के सुल्तान को चुनौती दे रहा था और इसी लड़ाई के साथ उसने एक ऐसे राजवंश की नींव रखी जो अगले 300 सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला था। लेकिन देखिए, पानीपत की जीत तो सिर्फ एक शुरुआत थी, असली काम तो अभी बाकी था। बाबर ने अगले कुछ ही सालों में एक के बाद एक कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी और जीती, जैसे खानवा में राणा सांगा के खिलाफ और चंदेरी में मेदिनी राय के खिलाफ। और इन जीतों ने ही उसके नए नए साम्राज्य को एक मजबूत बुनियाद दी। बाबर के बाद तख्त पर बैठा उसका बेटा हुमायूं, लेकिन उसकी किस्मत अपने पिता जैसी बुलंद नहीं थी। उसका शासनकाल उथल-पुथल, हार और एक बहुत ही दुखद अंत की कहानी है। सोचिए, अफगान शासक शेर शाह सूरी ने उसे चौसा और कन्नौज की लड़ाइयों में ऐसी शिकस्त दी कि हुमायूं को सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। पूरे 15 साल, जी हाँ 15 साल तक वो दर दर भटकता रहा, जिसके बाद जाकर कहीं वो बड़ी मुश्किल से अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस हासिल कर पाया। हुमायूं के बाद तख्त पर बैठा उसका बेटा अकबर, उम्र महज 14 साल और सिंहासन भी कांटों भरा था। लेकिन कौन जानता था कि यही लड़का आगे चलकर अकबर द ग्रेट यानी सबसे महान मुगल बादशाह कहलाएगा। अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं था, उसका दौर असल में सुधारों का दौर था। उसने हेमू को पानीपत की दूसरी लड़ाई में हराकर अपना तख्त तो मजबूत किया, लेकिन उसने कुछ ऐसे काम किए जो बहुत आगे की सोच रखते थे, जैसे गैर मुसलमानों पर से जजिया टैक्स हटाना या फिर दीन इलाही नाम का एक नया विचार सामने रखना जो सभी धर्मों को एक साथ लाने की कोशिश थी। तो अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में आ गए हैं। ये वो दौर था जब मुगल साम्राज्य दौलत, कला और संस्कृति के मामले में अपने शिखर पर था। कह सकते हैं ये उनका गोल्डन एज था। अकबर के बाद आया उसका बेटा सलीम, जिसने जहांगीर का खिताब लिया, जिसका मतलब होता है दुनिया पर कब्जा करने वाला। जहांगीर का दौर कला, खासकर पेंटिंग के लिए जाना जाता है। साथ ही उसकी बेगम नूरजहां का सियासत में बहुत बड़ा दखल था। और हाँ, इसी के दौर में पहली बार अंग्रेज हिंदुस्तान पहुंचे थे। जैसा कि मैंने कहा, जहांगीर के समय में मुगल पेंटिंग अपने चरम पर थी। इसे मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहते हैं। उसकी बेगम नूरजहां और उनकी जुंटा का भी राजकाज में बहुत असर था। लेकिन एक और बहुत बड़ी बात हुई। उसने सर थॉमस रो जैसे अंग्रेजी दूतों को यहाँ व्यापार करने की इजाज़त दे दी। एक ऐसा फैसला जिसने हिंदुस्तान का भविष्य ही बदल दिया। जहांगीर के बाद आए शाहजहां, एक ऐसा नाम जो आज भी शानदार इमारतों और वास्तुकला का दूसरा नाम माना जाता है। ये वो दौर था जब मुगल कला अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंची। इसे आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहा जाता है। और क्यों नहीं, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और सबसे बढ़कर ताजमहल, अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाई गई ये इमारत आज भी मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। ये सब शाहजहां के दौर की ही देन है। हर उरूज को ज़वाल है। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां इस चमक-दमक के पीछे दरारें पड़ने लगी थीं। साम्राज्य के अंदरूनी झगड़े और लगातार लड़ाइयों ने एक लंबे और दर्दनाक पतन की शुरुआत कर दी थी। और इस दौर का सबसे बड़ा नाम था औरंगज़ेब, वो बादशाह जिसने अपने ही पिता शाहजहां को कैद किया, अपने भाइयों का कत्ल किया और फिर तख्त पर बैठा। उसने लगभग 49 साल यानी आधी सदी तक राज किया और ये पूरा दौर लगातार जंग और ऐसी नीतियों से भरा था जिसने साम्राज्य की जड़ों को ही खोखला कर दिया।
अगर अकबर और औरंगजेब की नीतियों को देखें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। जहां अकबर ने जजिया टैक्स हटाया था, औरंगजेब ने उसे वापस लगा दिया। अकबर ने राजपूतों से रिश्ते बनाए, औरंगजेब ने सिखों, मराठों और राजपूतों सबसे लड़ाइयां की। इन लड़ाइयों ने साम्राज्य का खजाना भी खाली कर दिया और चारों तरफ बगावत की आग भड़का दी। औरंगजेब के ही शासन में एक बहुत ही दर्दनाक और ऐतिहासिक घटना हुई। 1675 में दिल्ली में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया गया। इस एक घटना ने मुगलों और सिखों के रिश्तों में एक ऐसी दरार डाल दी जो फिर कभी नहीं भर पाई। और अब कहानी के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, वो बस नाम के बादशाह रह गए थे। 1857 की क्रांति के साथ उनके नाम पर चल रही हुकूमत का भी दुखद अंत हो गया। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया और रंगून भेज दिया, जहां गुमनामी में ही उनकी मौत हो गई। तो बादशाहों की कहानी तो खत्म हुई, लेकिन मुगलों की कहानी नहीं। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि वो अपने पीछे हमारे लिए क्या छोड़ कर गए, उनकी विरासत क्या थी। उनकी सबसे बड़ी प्रशासनिक देनों में से एक थी मनसबदारी प्रथा। ये अकबर का आइडिया था। सोचिए, ये एक तरह की रैंकिंग सिस्टम थी। हर बड़े अफसर को एक मनसब यानी रैंक दिया जाता था और उसी रैंक के हिसाब से उसे घुड़सवार और सैनिक रखने पड़ते थे। इसी सिस्टम से इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल किया जाता था। दूसरी बड़ी चीज थी जब्त या धसाला सिस्टम। इसे अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने बनाया था। ये जमीन से टैक्स वसूलने का एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका था। इसमें जमीन की पैमाइश की जाती थी और पिछले 10 साल की पैदावार का औसत निकालकर टैक्स तय होता था। इसी सिस्टम ने मुगलों के खजाने को हमेशा भरा रखा। तो कुल मिलाकर देखें तो मुगलों की विरासत बहुत बड़ी और कई परतों वाली है। एक तरफ ताजमहल और लाल किले जैसी शानदार इमारतें हैं, तो दूसरी तरफ जहांगीर के दौर की अद्भुत चित्रकला। एक तरफ अकबर के नए धार्मिक विचार थे, तो दूसरी तरफ मनसबदारी और जब्त जैसे मजबूत प्रशासनिक सिस्टम। इनका असर आज भी हमारे कल्चर और सिस्टम में कहीं ना कहीं दिखाई देता है। और आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इन 300 सालों के राज की मुगलों की सबसे बड़ी विरासत आखिर है क्या?